एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने स्टोन एज का जो लेक्चर है मेरा उसको देखा होगा। मैंने बहुत ही काम की बातें आप लोगों से की हैं। अगर कुछ बातें और भी मुझे लगा कि आपको डिटेल से बतानी हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी जो लेक्चर आप देखते जा रहे हैं, जिस दिन वो लेक्चर मैं ख़त्म करूँगा और इतिहास का जो पूरा सिलेबस है वो लगभग ख़त्म कर चुका होऊंगा, तो ऐसा नहीं कि उसी के साथ पूरा मेरा बैच ही ख़त्म हो जाएगा। मैं ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ और मैटर जो डिटेल से हूँ, यहाँ तक कि देखो बहुत तेज़ी के साथ जो कमीशन है वो अपना पैटर्न चेंज कर रहा है और कमीशन के बदले हुए पैटर्न पर भी यदि मुझे लगा कि किसी टॉपिक पर या किसी पोर्शन पर मुझे डीप में जाके पढ़ाना चाहिए, तो जो लोग हिस्ट्री स्पेशल बैच में हैं, अब आप लोग इस बात से मत घबराना कि 6 महीने कोर्स ड्यूरेशन दिया है या 9 महीने कोर्स ड्यूरेशन है तो फिर आप उसके बाद इस बैच में नहीं रहेंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़रूरत पड़ी तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को बैच में रखूँगा। कुछ न कुछ बेहतर आप लोगों का इम्प्रूव कराता रहूँगा, जिससे कि आप लोग सिलेक्शन लेते जाएं और फिर मुझे धन्यवाद भी देते जाएं कि चलो सर ने अच्छा नॉलेज दिया हमें। आपसे पैसा लेना और फिर आपको पढ़ाना, इतना ही संबंध नहीं है हमारा आपका। दिल से ये इच्छा रहती है कि आप लोग सफल हों। पैसा लेना, पढ़ाना ये तो सेकेंडरी हो गया। जो प्राथमिक है वो ये है कि आप लोग सफल हों, और उसके लिए हाँ व्यस्तता होती है। हो सकता है कई बार आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार मैं नहीं कुछ कर पा रहा या कोई भी टीचर नहीं कर पा रहा, तो होती हैं कुछ समस्याएं जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है, आप लोग को समय नहीं दे पाते हम लोग। लेकिन जैसे ही समय मिलता है और वैसे भी व्यग्र रहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जा सके, इसीलिए मैंने ये जो अपनी ऑनलाइन बैच शुरू की, खास करके हिस्ट्री स्पेशल की, वो इसीलिए है कि आपके पास हिस्ट्री के डिटेल से मैटर, वीडियो लेक्चर और उसके बाद पीडीएफ ये सब पड़ा रहे, आपके अपने नोट्स हों, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स कम लगे तो आप लोग मुझसे कह करके कुछ और भी चीज़ें डिटेल से पढ़वा सकें, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत आसानी हो सिलेक्शन लेने में। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। मैं आप लोगों को स्टोन एज पढ़ा रहा था, स्टोन एज के बाद कॉपर स्टोन एज पढ़ाया, और कॉपर स्टोन एज के बाद एक ऐसा दौर आया जब कॉपर के साथ इंसान ने एक मेटल यूज किया जिसे टिन कहते हैं, और कॉपर और टिन यूज करके एक नया मेटल बना लिया, एक नई धातु जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है, कांसा। और कांसा पहले की अपेक्षा स्ट्रांग मेटल था, कम से कम कॉपर और टिन से तो स्ट्रांग था। और जब थोड़ा सा स्ट्रांग मेटल इनके पास आया तो आप लोग व्यवहारिक तौर पर सोचिए कि जो लोग पहले मिट्टी के बने हल से खेती करते थे, पत्थर के बने उपकरणों से खेती करते थे, आज उनके पास जब ब्रॉन्ज जैसा स्ट्रांग मेटल होगा, कांसा जैसी कठोर धातु है, उससे वो लोग खेत की जुताई बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, अच्छी खासी खेती कर सकते हैं। स्ट्रांग मेटल है तो घर बना सकते हैं। आप सोचिए आज की डेट में ज़रा सा कोई काम लगा, अगर किसी मजबूत धातु की आवश्यकता है तो आप लोग लोहा ले लेते हैं। कोई भी घर बनता है, आप तो देखते हैं अगर लेंटर भी पड़ रहा है छत का, तो बिना लोहे के नहीं, कितनी सारी सरिया उसमें लग जाती है। पर जब पहली बार इंसान ने घर बनाया होगा, 2 स्टोरी बिल्डिंग अगर बनानी है उन्हें, 2 मंजिला भवन, तो बिना लोहे के क्या सेफ रहा होगा। और बिना लोहे के बना कैसे होगा जब लोहे का ज्ञान नहीं था। तब भी मैं आपको बता रहा हूँ 2 मंजिला भवन होते थे, और बहुत बड़े बड़े असेंबली हॉल टाइप के भी भवन होते थे। अब सोचो बिना लोहे के कैसे पॉसिबल हुआ। तो कम से कम ब्रॉन्ज एक ऐसा मेटल था जो स्ट्रांग था, और उसके माध्यम से ना सिर्फ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सकता था, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है अपने आप और डेवलप कर ले जाएंगे, और जब डेवलप करेंगे तो गांव में रहने वाले लोग शहर में रहने लग जाएंगे, अच्छे खासे घर बनाने लग जाएंगे। और यही हुआ, धीरे धीरे करके नदियों के किनारे बसते हुए लोग ब्रॉन्ज का यूज करके एग्रीकल्चर में इनकम अपनी बढ़ा बैठे, और भी बहुत प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर बैठे, और नदियों के किनारे एक बहुत ही डेवलप सिविलाइजेशन आ गई, जिस सिविलाइजेशन को आज की डेट में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा की सभ्यता,
पर एक समय ऐसा था कि हम लोग हड़प्पा की सभ्यता नहीं जानते थे। ये क्या है? ये तो वही अंग्रेज हैं जो स्टोन एज का खोज करवा रहे थे, वही अंग्रेज हैं जो भारत की पुरानी संस्कृतियों को जानना चाहते थे, भारत को समझना चाहते थे। नए थे भारत में, वो नए नए आए थे, तो उनको लगा जिस जगह के बारे में ढंग से जानकारी ना हो वहाँ रहना सेफ नहीं होता है, वहाँ शासन करना नहीं सेफ होता है। अब पूरे भारत के लोगों को अपने अधिकार में करके रखना है तो पता तो होना चाहिए भारतीय कैसे हैं। अब देखो ऐसा है कि आप कुत्ते को पालतू बनाना चाहते हो तो आपको चलो ठीक है कि कुत्ते के बारे में पता है। अब आप सांप को पालतू बनाना चाहते हो जबकि आपको सांप की दवा ही ना पता हो, यही नहीं पता सांप जहरीला होता है, तो सांप तो काट लेगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सांप को तब पालतू बनाया जा सकता है जब आपको सांप के बारे में पता हो कितना जहरीला होता है, अगर काटेगा भी तो क्या इलाज उसका आप कर सकते हो। अब मेरी बातों से ये अर्थ मत लगाना कि भारत के लोगों के बारे में ऐसी धारणा अंग्रेज रख रहे थे, वैसे रख तो इससे भी गंदी रहे थे। उनको पता था भारत के लोगों को वश में करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है, गुलाम बना के रखना है, इंसान नहीं जानवरों से बदतर स्थिति में रखना है। तो भारत के लोग कहाँ कितने खतरनाक होते हैं इसका आइडिया लगाना तो जरूरी था। वैसे मैं आपको बताऊं, भारत के गांव में एक कहावत है कि सांप का काटा और सांप के विष का इलाज तो हो सकता है पर मनुष्य के विष का कोई इलाज नहीं, सबसे खतरनाक प्राणी होता है। भारत के लोग कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, कितने खतरनाक है, ये तो तब पता चलेगा जब भारत के लोगों के बारे में अंग्रेज अध्ययन करेंगे। अब रियल में तो विष पाया नहीं जाता, पॉइजन अंदर की, जैसे सांप वगैरह कहे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक टाइप के लोग उसका चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करके सब पता लगा लेंगे। इंसान को समझने के लिए उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, व्यवहार को समझना पड़ेगा, और व्यवहार को समझने के लिए हर जगह पर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से व्यवहार बदल जाता है। जैसी जहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है वैसा वहाँ का व्यवहार होता है। जहाँ खाने पीने की बहुत सारी समस्या होगी वहाँ के लोग हिंसक होंगे। अब पाकिस्तानियों को देखो, पेट नहीं भरता इनका ढंग से, व्यवहार से हिंसक हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोग, जहाँ के लोगों के पास खाने पीने का नहीं होगा, वो लुटेरे होते हैं। और एक समय आप देखो, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से दुनिया भर के लुटेरे रेगिस्तान में रहते थे, भारत को लूटने के लिए चले जाते थे। ज्योग्राफिकल कंडीशन समझोगे तो लोगों के बारे में समझ में आ जाता है कहाँ पे किस तरह के लोग पाए जाते हैं। अब यही देखो, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था, इतना डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में घुसे और वो यूरोपियंस। अमेरिका में खाने पीने की सारी सुविधा थी, अमेरिका के लोग तो दुनिया गुलाम बनाने नहीं गए। भारत में खाने पीने की सारी सुविधा थी, भारत के लोग तो दुनिया लूटने नहीं गए। पर अंग्रेजों को देख लो, आप यूरोपियंस को देख लो, मुस्लिम शासकों को देख लो, जो भूखों मरते थे वही तो दुनिया को लूटने गए। तो कौन कैसा है, कितना खतरनाक होता है, उसके बारे में अगर जानना है तो डिटेल से उसके बिहेवियर को, उसके देश को, उसके इतिहास को समझना होगा, वहाँ किस टाइप के लोग रहे हैं। भाई देखो, कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होता है, शेर से शेर पैदा होता है, हिरन से हिरन पैदा होता है। कौन व्यक्ति क्या है इसको जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और किस तरह से उसका आगे बढ़ना हुआ, विकास क्रम क्या है, कैसे कैसे बदलाव आए हैं, वर्तमान में लोग कैसे हैं, यह समझने के लिए इतिहास समझना पड़ता है। आप जानते हैं भारतीय कैसे होते हैं, आज भी हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? दुनिया में कोई रवि मिश्रा को नहीं जानता और ना आप लोगों को जानता है। दुनिया भारत को किसके नाम से जानेगी, किस किस पहचान से जानती है? तो दुनिया जानती है भारत में भगवान राम हुआ करते थे, भगवान कृष्ण हुआ करते थे। दुनिया जानती है भारत में महात्मा गांधी हुआ करते थे। दुनिया जानती है कि भारत में महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे योद्धा हुआ करते थे। दुनिया जानती है कि भारत में समुद्रगुप्त जैसा एक महान पराक्रमी व्यक्ति था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं महान लोगों से जानी जाती है दुनिया। और अगर दुनिया को भारत के बारे में आइडिया लगाना हो तो दुनिया ऐसे लगाएगी कि जिस देश में बहादुरों ने जन्म लिया हो, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी, एक से बढ़कर एक लोग, मतलब भारतीय इस तरीके से होते हैं।
यही तो आइडिया लगाएगी दुनिया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, पढ़ा है उनके बारे में, भले वो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हों, पर उनके परिवार ने, उनकी माँ ने, उनकी पत्नी ने जब वो भारत आ रहे थे तो उनसे कहा कि अगर हो सके तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना हमारे लिए, जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर ने जन्म लिया था। ऐसी बातें आप भी पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ चुका हूं। किसी देश की पहचान उसके देश के इतिहास से होती है। किसी देश का परिचय उसका इतिहास होता है कि देश गौरवपूर्ण है, महान है, या उसके पीछे कायरता भरी हुई है। भारत का इतिहास इतना महान है कि पूरी दुनिया जानती है भारत कहाँ है और कौन सा है, क्या है। और पाकिस्तान की क्या पहचान है आप अच्छे से जानते हैं। एक मूवी आई थी, मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। उस मूवी में एक पाकिस्तानी एक्टर था, वो विदेश में गया, उसे विदेश की एक एक्ट्रेस से, मतलब लड़की थी, विदेशी थी, उससे प्यार हो गया। अब एक्टर एक्ट्रेस के करीब जाना चाहता था, तो एक बार एक्ट्रेस के करीब जा करके उससे बात करने का प्रयास किया। तो थोड़ी बहुत बात होने के बाद एक्ट्रेस ने पूछ लिया कि कहाँ के हो आप। पाकिस्तानी एक्टर ने कहा मूवी पाकिस्तान की ही थी, दिखा ऐसा रहे थे, लड़की विदेशी थी, लड़का पाकिस्तानी था। तो लड़के ने एक्ट्रेस से जब बात की लड़की से, तो लड़की ने पूछा किस देश, कहाँ से हो आप। तो लड़के ने कहा पाकिस्तान से। लड़की ने कहा पाकिस्तान कहाँ है। अब लड़के को लगा ये तो बात शुरू होते ही खत्म होती प्रतीत हो रही है। अब इनको पाकिस्तान नहीं पता, भी पाकिस्तान जो है नया बना हुआ था, कुछ ही वर्षों की बात है। लड़के ने कहा ताजमहल सुना है। लड़की ने कहा बिल्कुल, वो तो भारत में है। बोले बस भारत की बगल ही पाकिस्तान है, वहीं का हूं मैं। भारत ने इज्जत बचा ली इन पाकिस्तानियों की, वरना सच बताऊं इनकी तो इज्जत कभी नहीं थी, ना आज है ना कभी इतिहास में थी, और ना भविष्य में रहेगी। जो हालत है इनकी, जो बिहेवियर है इनका दुनिया के सामने। अंग्रेज भारत के लोगों को समझने के लिए भारत का इतिहास समझना चाहते थे, और उनको पता था कि यदि भारत का पुराना इतिहास जानना है तो बहुत पुराने समय में जब चीज़ें लिखी जाती थीं उसको तो पढ़ लो, जैसे पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स ने। पर जब चीज़ें नहीं लिखी जाती थीं, अगर उसको जानना है तो धरती में जगह जगह पर जहाँ एक आइडिया लगे कि भाई यहाँ कुछ शहर रहा होगा, गांव रहा होगा, वहाँ की मिट्टी हटवाकर धरती के नीचे खुदाई करो, तो बहुत पुराने लोगों द्वारा यूज किए गए सामान मिल सकते हैं। उस सामान को देखकर आइडिया लग सकता है भारत के लोग क्या यूज करते रहे होंगे, किस बिहेवियर के रहे होंगे, उनको आइडिया लग सकता था। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, भारत में जगह जगह पर खोज करनी शुरू की कि कहाँ पर भारत के पुराने लोग बसे रहे होंगे। अब इस बात का कैसे पता चलेगा, साइंस इतना डेवलप तो था नहीं, सब कुछ स्कैन करके धरती के बहुत नीचे तक उनको दिख जाता या देख लेते, ऐसा कुछ होता। आप सोचिए अगर कोई एक पुराना सा गांव हो और वो गांव ध्वस्त हो जाए या गांव वाले गांव छोड़ के भाग जाएं, तो वहाँ के जो मकान होंगे वो गिरते 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 खंडहर बनते बनते एक समय वो ऐसा गांव होगा कि एक ऊंचा सा टीला सा दिखाई पड़ेगा, ढेर माउंड ऊंचा टीला। और इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गांव वगैरह रहा होगा। धीरे धीरे तूफान आते हुए, हवा चलते हुए, मिट्टी धूल वहाँ पे जमते हुए सब कुछ दब जाता है उसके नीचे, पर वो ऊंचा दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा ही सीन था। 1826 ईस्वी की बात है, अंग्रेजों के समय की ही। एक अंग्रेज हुआ करता था, उसका नाम था मेसन, और मेसन नाम के एक अंग्रेज ने पाकिस्तान में जा कर के एक टीला देखा, माउंड, उसे हड़प्पा टीला कहा गया है, उसे हड़प्पा टीला कहा गया है। माउंड देखा और मेसन को लगा कि यहाँ पर जरूर कुछ होगा। उसने चर्चा की, ये पहला व्यक्ति है जो हड़प्पा गया था। इसके बहुत समय बाद 1853 ईस्वी में जब भारत में रेलवे लाइन बिछी थी पहली, तो उसी के 3 साल बाद 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछ रही थी। और लाहौर से कराची रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालने के लिए हड़प्पा माउंड से मिट्टी निकलवाई गई, डाल दिया जाएगा इस ट्रैक पर। और जब मिट्टी निकाली गई तो मिट्टी के नीचे से पुराने बर्तन, पुराने खिलौने,
बहुत कुछ पुराना निकला। तो इस समय पर यहाँ पर गया यह सब कुछ देखने। भारत में आर्कियोलॉजी का उस समय पर हेड हुआ करता था अलेक्जेंडर कनिंघम, ये गया देखने। पर ये महत्व समझ नहीं पाया, इसको लगा 100 200 400 साल पुराना कुछ होगा। अब ये चला आया, तो जब चला आया तो जब पुराने बर्तन, पुराने खिलौने और वहाँ पर पुरानी ईंटें निकल रही हैं धरती के नीचे से, तो लावारिस तो पड़ी नहीं रहेगी। आसपास के लोग क्या किए कि ईंट निकाल के ले जाके अपना घर बना लिया, खिलौने बच्चों ने खेल डाले, बर्तन महिलाओं ने यूज कर लिए। अब सोचो कितनी पुरानी सभ्यता थी ये, पर जो कीमती चीजें मिल रही थीं वो लोकल लोगों द्वारा नष्ट कर दी गई। कनिंघम महत्व नहीं समझ पाया। बहुत बाद में आपको याद होगा जब लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, जो भारत में आर्कियोलॉजी के लिए एंशिएंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम लेकर के आया था। वो पुरातत्व के लिए काम करना चाहता था, बहुत सारे कार्य किए भी उसने। और उसी के बहुत समय बाद जो है एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जॉन मार्शल, और इसी के निर्देशन में जॉन मार्शल के 1921 की बात है, दो इतिहासकार जिनका नाम है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन दो लोगों को भेज करके इसने हड़प्पा की खुदाई करवाई, एक्सकेवेशन। वहाँ की मिट्टी निकलवाई बड़े पैमाने पर, और जब मिट्टी निकाली गई तो मिट्टी के नीचे से एक घर का ढांचा, फिर दूसरे घर का, फिर तीसरे घर का, चौथे घर का, पांचवें घर का। पहले तो इन लोगों को लगा कोई छोटा मोटा गांव रहा होगा यहाँ धरती के नीचे जो दब गया। बाद में खुदाई होते होते पता चला कि तो बहुत बड़ा शहर था। यहाँ तो घरों के बीच में दिखाया गया, चौड़ी चौड़ी रोडें जा रही हैं, दो घरों के बीच में पतली पतली गलियां भी हुआ करती थीं, और गलियों में ही गेट खुलता था घरों का, मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था कि रोड पर जाम लग जाए। पानी निकलने का इतना बेहतरीन प्रबंध की ढकी हुई नालियाँ, वहाँ से पानी जा रहा है तो कहीं पर उसको छानने के लिए कचरा वगैरह सिस्टम किया गया था, फिर पानी नीचे बहता चला जाता, कचरा हटा दिया जाता। इतना उत्तम साफ सफाई का प्रबंध, मतलब ऐसी व्यवस्था, वो भी इतना सुनियोजित, प्लान्ड। लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि धरती के नीचे ये इतना पुराना जो शहर दिख रहा है, अभी तो खैर ये आइडिया नहीं था कितना पुराना है, पर धरती के नीचे जो कुछ दिख रहा था वास्तव में धरती के ऊपर भी वो डेवलपमेंट नहीं था। अगर धरती के ऊपर वैसा ही शहर दिखता, ऐसी ही प्लानिंग दिखती, तब भी समझ में आता। पर 1921-22 में जो शहर हुआ भी करते थे भारत में, वो उस तरह से योजना द्वारा नहीं बनाए गए थे उतना बेहतरीन जितना हड़प्पा का मॉडल दिख रहा था। आज भी आप देख लो, अभी दिल्ली में कभी आओ, आधे घंटे बारिश हो जाए रोड पर पानी भर जाता है, नालियां बहती हुई आपको दिखेंगी। और हड़प्पा वालों ने ऐसा प्लान किया था, इतना बेहतरीन पानी वगैरह निकलने का प्रबंध, कि ये सब समस्या उनको फेस ही नहीं करनी पड़ती रही होगी। देख के ही समझ में आ गया। मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसे में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ने पता किया, और पता चला कि ये जो है हड़प्पा नाम की ये जो जगह है, ये बहुत पुराने समय में उसके नीचे, मिट्टी के नीचे एक शहर हुआ करता रहा होगा। अब लोगों ने क्या किया, हड़प्पा नाम की जगह से ये सब पता चला तो इन्होंने उसका नाम ही रख दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। ऐसा एक नियम है इतिहासकारों का, जो चीज़ जहाँ से पहली बार मिलती है उसी आधार पर उसका नाम रख देते हैं। जैसे देखो आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुछ ऐसे ही। अब ये हड़प्पा नाम की जगह से सब कुछ मिल रहा था तो नाम रख दिया गया हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसी के 2 साल बाद 1922 में एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राखाल दास बनर्जी, और राखाल दास बनर्जी पाकिस्तान में ही मोहनजोदाड़ो नाम की एक जगह है, मोहनजोदाड़ो, और यहाँ पर इन्होंने उत्खनन किया, खुदाई की, और खुदाई से पता चला कि यहाँ पर भी एक ऐसा ही धरती के नीचे से शहर दबा हुआ था जो प्रकाश में आया, निकला। अब लोग और शॉक्ड हो गए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब स्टेट में था, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध स्टेट में था। ये तो ऐसा है जैसे भारत में यूपी से कुछ निकले और सेम टाइप की चीज़ बिहार से भी निकले। इसका मतलब जानते हैं आप? मतलब जो हड़प्पा का शहर था वो सिर्फ हड़प्पा तक सीमित नहीं था, बल्कि बहुत दूर तक, यानी कि मोहनजोदाड़ो में भी वैसे ही अवशेष मिले।
मतलब वहां तक फैला हुआ था। और अब इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि और भी जगह पर ये सभ्यता फैली रही हो और दूर दूर तक फैली रही हो। और जब इसका टाइम निकाला गया यहाँ से पाए गए सामानों का, तो 1924 ईस्वी में ब्रिटेन में एक बैठक हुई और वैज्ञानिकों ने इसका टाइम चेक किया तो पता चला कि जो इसका समय था, वैसे जॉन मार्शल के अनुसार अगर मैं जॉन मार्शल के अनुसार कहूँ तो मार्शल के अनुसार इसका समय था 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। ये जॉन मार्शल के हिसाब से समय था। लेकिन सर्वमान्य मत है हड़प्पा सभ्यता का 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व BC तक, ये सर्वमान्य समय है। और मैं आपको बताऊं, जो भारत का इतिहास था वो वेदों के काल से शुरू होता था। हम लोग सबसे पुराना समय वेदों का समय जानते थे, क्योंकि सबसे पहले लिखी गई किताब दुनिया की वेद है, ऋग्वेद। और जो वेदों का समय है वो ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से शुरू होता था, 1500 ईसा पूर्व। तो भारत का जो लिखित इतिहास था वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता था। अब ये कह रहे हैं हड़प्पा की सभ्यता जो है ईसा मसीह के 2350 वर्ष पूर्व से थी। इसका मतलब जानते हैं आप? ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले ज़्यादा पुरानी बात है, या ईसा मसीह के जन्म के 2350 वर्ष पहले? तो 2350 वर्ष पहले पुरानी बात है। मतलब अब तक जो भारत के लोग इतिहास जानते थे कि हमारा जो इतिहास था सबसे पुराना वो वेदों के काल से था, वो गलत हो गया। अब जो अंग्रेज इतिहास बता रहे हैं वो 1500 ईसा पूर्व से भी 850 साल और पुराना जा रहा है, जहां से हड़प्पा की सभ्यता शुरू हुई। भारतीय जानते थे वेदों के समय से भारत जंगलों में रहता था, झोपड़ियों में रहता था, भारत के लोग ऐसे ही रहते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था। और जो अंग्रेज इतिहास भारत का पता लगा के बता रहे हैं उसके हिसाब से वेदों के समय पर जब लोग झोपड़ियों में रहते थे उसके भी 850 साल पहले भारत में बहुत बड़े बड़े और डेवलप सिटी हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे। अब ये तो वही बात हो गई जैसे मैं आपसे कहूँ 1853 में भारत में पहली रेल चली, ये तो एक बात है, लेकिन उससे भी 1000 साल पहले भारत में बुलेट ट्रेन चलती थी। तो आप कहोगे सर का दिमाग खराब हो गया है, बुलेट ट्रेन तो भारत में आज तक नहीं चलती, तो ऐसे कैसे सर बोल रहे हैं? ये घटना सॉल्व कर देने वाली थी, पर क्या करिएगा, जो एविडेंस मिला, जो रिसर्च में बातें सामने आई, जो वैज्ञानिकों ने देखा सुना, वो तो यही है। और ऐसे में हुआ क्या कि अब ये भी पता चला कि हड़प्पा नाम का ये जो शहर है ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे था। तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नदियों के किनारे और भी जगह पर और भी शहर रहे हों हड़प्पा सभ्यता के ज़माने के। तो जब सस्पेंस बढ़ा तो नदियों के किनारे इतनी खुदाई की इन लोगों ने कि पाकिस्तान तो लगभग खोद करके रख दिया इतिहासकारों ने। और भी जगह देखो, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट आपके सामने रखी है और आपको इसको लिखना भी होगा। आप देखो कैसे कैसे नदियों के किनारे फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यानी हड़प्पा सभ्यता से मिलती हुई चीज़ों की खोज धीरे धीरे की गई, कि कितनी दूर तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। और कैसे पता चलेगा? जब सेम टाइप की चीज़ें मिले, एक प्रकार के यूज किए जाने वाले कपड़े, एक प्रकार के यूज किए जाने वाले बर्तन, एक प्रकार के यूज किए जाने वाले घर, इस तरीके से सेम जितनी दूर तक मिलेगा मतलब हड़प्पा की सभ्यता उतनी दूर तक फैली हुई थी, इसी से पता चलता है। और आप देखो कहाँ कहाँ से अवशेष सामने आए। मैंने यहाँ पर लिखा है प्लेस, कंट्री ऑब्लिक स्टेट, रिवर, ईयर और जिसने डिस्कवर्ड किया, खोज किया। अब यहाँ पर देखो स्थान है हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में इसका पता चला, रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में खोजा गया। ये खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। इसी के जस्ट बाद मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य में है, सिंधु नदी के किनारे 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने खोजा। डाबरकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, झौबू नदी के किनारे 1922 ईस्वी में ही स्टाइन ने खोजा। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। अच्छा, नदियों के किनारे क्यों है ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूँ। स्टोन एज में ही कैसे जंगल से निकल कर लोग नदियों के किनारे बसना शुरू किए जब एग्रीकल्चर वगैरह शुरू किया। तो डाबरकोट जो है ये झौब नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 1922 में स्टाइन ने खोजा।
सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे 1927 ईस्वी में स्टाइन ने खोजा। सोतका को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मैंने कहा ना पूरा पाकिस्तान खोद करके रख देंगे इतिहासकार। सादिकौर नदी के किनारे 1928 ईस्वी में जारदेल्स ने खोजा। आमरी जो है पाकिस्तान के सिंध राज्य में सिंधु नदी के किनारे 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने खोजा। उसके बाद अली मुराद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे 1930 ईस्वी में केएम कजाक ने खोजा। चन्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध राज्य में सिंधु नदी के किनारे 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने खोजा। रंगपुर भारत के गुजरात में भादर नदी के किनारे 1931 में एमएस वत्स ने खोजा। रोपड़ भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे 1950 ईस्वी में बी बिलाल ने खोजा। मतलब पाकिस्तान से ये पता चलना शुरू हो गया कि भारत तक ये सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद जो है ये मैं आप लोगों को बता रहा था, रोपड़ तक हुआ होगा। रोपड़ पाकिस्तान के भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे 1950 में बी बिलाल ने खोजा। कालीबंगा भारत में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे 1953 में अमलानंद घोष ने खोजा। लोथल भारत के गुजरात में भुगवा नदी के किनारे 1954 में एसआर राव ने खोजा। आलमगीरपुर भारत में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे 1958 में भारत सेवक समाज ने खोजा। धौलावीरा भारत के गुजरात में मानहर या मानसर नदी के किनारे 1967 में जेपी जोशी ने खोजा। बनावली भारत में हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे 1973 में आरएस बिष्ट ने खोजा। मांडा भारत में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे 1982 में जेपी जोशी और मधुबाला ने खोजा। ये तो मैंने कुछ प्लेस यहाँ पर लिखे हैं। पता चलते चलते तो ये पता चला कि अफगानिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी, पाकिस्तान में फैली हुई थी, भारत में फैली हुई थी। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक यह सभ्यता फैली हुई थी। बहुत सारे शहर मिले हैं, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के 3 राज्यों में और भारत की 7 राज्यों में इस सभ्यता का पता चला। भारत के 7 राज्य, अगर आप ऊपर से बात करें तो जम्मू कश्मीर के नीचे बात करें तो पंजाब हरियाणा, फिर राजस्थान, उसके नीचे बात करें तो फिर गुजरात, उसके भी नीचे महाराष्ट्र, इधर यूपी, 7 राज्यों में अवशेष मिले। और इस तरीके से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता तो बहुत विशाल क्षेत्र तक फैली हुई थी। अच्छा, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी देने वालों के लिए तो ये सारा याद रखना होगा, पर एसएससी, रेलवे और इन छोटे एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ये याद रखना है हड़प्पा किसने खोजा, कब पता चला, किस नदी के किनारे है, डिटेल से। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो के बाद चन्हूदड़ो के बाद रंगपुर, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और ये बनावली और मांडा, इतना आपको याद रखना होगा, ये महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया गया लोथल नाम का जो हड़प्पा सभ्यता का शहर था वो किस नदी के किनारे मिला, तो भोगवा, ऐसे पूछा जाएगा। या लोथल नाम का हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो एसएससी वालों के लिए इतना याद रखना जरूरी है, बाकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों को सब याद रखना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी के आसपास जो सिंधु नदी की घाटी थी वहाँ कुछ ज़्यादा ही डेवलप थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम ही रख दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के समय पर आयरन का पता नहीं था, ब्रॉन्ज हुआ करता था बस, कांसे की वजह से ये लोग डेवलप थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्यकालीन सभ्यता। इस समय पर लोहे का पता नहीं था और यही वजह है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाऊं वर्ल्ड का, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका के ऊपर यूरोप और अफ्रीका से थोड़ा सा राइट में एशिया। अगर मैं भारत की बात करूं तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोच करके देखो कि जब लोहा नहीं था तो क्या विशाल जंगल काटना आसान काम था? क्या जहां पर पेड़ ज़्यादा होते वहां पर खेती हो सकती थी बिना लोहे के, बिना जंगल को काटे? यहां तक मिट्टी अगर कठोर भी हो तो बिना लोहे के हल के आप उसकी जुताई नहीं कर सकते।
जब बैल हल चलाते थे तो मिट्टी मुलायम होनी जरूरी थी। जहाँ पर पेड़ बहुत सारे हों, ज़मीन में उसकी जड़ें गई हों, वहाँ पर तो आप जानते हैं आप ट्रैक्टर वगैरह भी चलाएं तो नहीं ढंग से चल सकता। जो मशीन है इतना ताकतवर है तो भला इंसान क्या कर लेता उसमें। जब जंगल बहुत ज़्यादा थे, लोहा भी नहीं पता था। यही वजह है, आप हड़प्पा सभ्यता का अगर डेवलपमेंट देखो भारत में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में ऐसे ही मानसून चलता है इधर केरल की तरफ से, और ऐसे बारिश करता हुआ इधर बढ़ जाता है। इधर जो पश्चिम का एरिया है भारत में, राजस्थान, गुजरात, और जब पाकिस्तान भी भारत में था तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश कम होती थी। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा होगा। तो पूरे भारत में जंगल बहुत थे, अपेक्षाकृत राजस्थान, गुजरात में, इधर पाकिस्तान की तरफ जंगल कम थे। बहुत सारी नदियाँ थीं, उनके नदियों के किनारे किनारे की मिट्टी मुलायम थी तो लोग यहीं पर खेती करते, यहीं पर बसते चले गए। जब तक लोहा नहीं आएगा इंसान पूरे भारत के जंगल को काट करके पूरे भारत में नहीं बस सकता। यही वजह है, जब तक लोहा नहीं था तब तक भारत के लोग यही पाकिस्तान, पाकिस्तान के इधर बगल से अगर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यही सारी जगह पर भारतीय डेवलप थे हड़प्पा सभ्यता के समय में। ये अलग बात है कि इसी बात का प्रश्न उठाकर भारत के इतिहास पर कुछ लोग विवाद खड़ा करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बताओ हड़प्पा की सभ्यता जो है वो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2500 साल पुरानी है। अभी ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल हो गए। भाई ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, एक ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद, 2020 ईसवी मतलब ईसा के जन्म के 2020 साल बाद। ईसा के जन्म के 2020 साल इधर हो गए। ईसा के जन्म के 2500 साल पहले की हड़प्पा की सभ्यता, कुल मिला जुला के 4500 साल पहले की सभ्यता, और 4500 साल पहले भारत में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। फिर कैसे भारत के लोग कहते हैं कि महाभारत बहुत पुराना है और भीम लोहे की गदा चलाते थे? कैसे कहते हो रामायण बहुत पुराना है और अयोध्या वगैरह भी बहुत डेवलप हुआ करते थे, अयोध्या के शहर? अरे भाई तब तो पूरे भारत में जंगल भरा पड़ा था, लोहा था ही नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग देखो यहीं तक डेवलप हैं, साइड में ही। उधर यूपी बिहार में तो जंगल भरे पड़े थे, कुछ मतलब ही नहीं था शहर का डेवलपमेंट का। लोहे तक नहीं पता, जब तक लोहा नहीं होगा, जंगल कटेगा नहीं तो डेवलपमेंट क्या होगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं भारत का इतिहास झूठा है, रामायण महाभारत सिर्फ कहानियां हैं। पर उन मूर्खों को कौन समझाए कि जितना इतिहास अब आप लोग जानते हो ना, और जितने बड़े विद्वान अब आप हो, उससे कई गुना विद्वान हो होकर इंसान धरती पर नष्ट हो चुका है। सभ्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं, धरती के नीचे दब चुकी हैं, और फिर से नए सिरे से फिर सभ्यताएं डेवलप होती हैं, फिर नष्ट होती हैं। ये भारत का इतिहास और भारत का धर्म तो बड़ा पुराना है, वो तो सब जानता है। अब नए नए दुनिया तो देखो, अमेरिका भी जस्ट डिस्कवर्ड हुआ, उसका पुराना क्या इतिहास है कोई नहीं जानता। यूरोपियन वगैरह को ढंग से कोई नहीं जानता था, ये अभी कुछ समय से उछल रहे हैं मॉडर्न टाइम से। ये भारत है जो बड़ी पुरानी संस्कृति को सजोए हुए सब कुछ जानता है, सब कुछ देख रहा है, और वो जानता है कि सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, फिर नए सिरे से सभ्यताएं डेवलप होती हैं। अब पुरानी सभ्यता जो नष्ट हो गई उसके बारे में आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो, चाहे झूठ का दो चाहे सही का दो, चाहे विवाद खड़ा कर दो चाहे ना खड़ा करो। और क्योंकि भारत में हमेशा से, चाहे वो ईसाई रहे हों चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हों, भारतीयों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते थे। इस चक्कर में भारत के धर्म को झूठा कहना उनके एक साजिश का हिस्सा होता था। ये अलग बात है कि भारतीय आज तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसे में भारत के इतिहास को झुठलाने का प्रयास किया लोगों ने। बहरहाल लोहा कब आएगा अभी इस समय पर, आगे उससे क्या होगा, कैसे भारत में जंगल कटेंगे, कैसे पूरे भारत में विकास होना शुरू होगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी बस मैं ये कह रहा था कि इसी वजह से, क्योंकि लोहा नहीं था, ब्रॉन्ज की वजह से हड़प्पा सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का जो समय था उसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता में 400 अक्षर खोजे गए हैं, 400 लेटर्स। हड़प्पा सभ्यता की ही कंटेम्प्रेरी समकालीन हुआ करती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर आपने सुमेरिया का नाम सुना हो तो उधर ही हुआ करता था, इराक ईरान की तरफ सुमेरिया की सभ्यता, वहां से 900 लेटर्स खोजे गए थे। लेकिन सुमेरिया मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिखा गया वो पढ़ा जा चुका है।
उसी समय पर इजिप्ट में, मिस्र में सभ्यता हुआ करती थी। उस समय वहाँ की भी लैंग्वेज को पढ़ा जा सका है। पर भारत में हड़प्पा सभ्यता के 400 लेटर्स खोजे गए हैं, 400 अक्षर, पर आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे पढ़ा नहीं गया है। और यही वजह है, हड़प्पा सभ्यता के समय का जो रियल हिस्ट्री है, वास्तविक इतिहास है, वो हमें नहीं पता। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को लगा, इतिहासकारों को, कि हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले उससे पता चला कि हड़प्पा के लोग दुनिया में बहुत जगह पर जाकर बिजनेस करते थे। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अफ्रीका में, मिस्र, यूरोप, चाइना, बहुत दूर दूर तक जाते थे। तो बाकी जगहों की लैंग्वेज पढ़ी गई है, तो उनकी लैंग्वेज में भारत का कुछ नाम तो रहा होगा। जैसे आज हम लोग भारत को भारत कहते हैं, यूरोपियन उसे इंडिया कहते थे, अरबी और ईरानी उसे हिंदुस्तान कहा करते थे। तो ऐसे ही भारत का कुछ नाम तो हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी रहा होगा। जो दुनिया से आते थे वो क्या नाम रखे हुए थे। तो बहुत रिसर्च के बाद पता चला, एक सुमेरिया के लेख से ही, कि भारत में जो हड़प्पा की सभ्यता थी, वो जो स्थल था उसे लोग मेलुहा कहते थे, मेलुहा की सभ्यता। एक और प्रयास किया गया भारत में हड़प्पा सभ्यता के समय पर भारत का क्या नाम था उसको जानने का, या हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक नाम क्या था। भाई हड़प्पा तो अब का स्थल है, अभी ये पाकिस्तान में हड़प्पा, उसके आधार पर नाम रखा गया है। ये 4500 साल पहले इसे क्या कहा जाता था नहीं पता। सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, दुनिया की सबसे पहले लिखी गई किताब ऋग्वेद है। तो लोगों को लगा क्या पता ऋग्वेद में कुछ ऐसा हो, उसे पढ़ते हैं। और ऋग्वेद पढ़ने के बाद पता चला कि देवताओं के एक राजा इंद्र, जो हमेशा दूसरे के विकास से जलते थे, लोगों को परेशान करने का प्रयास करते थे। आपने तो सुन रखा होगा कि जिस किसी साधु संत पर उनको लगता था वो बहुत तपस्या कर रहा है, उन्हें संदेह होता कि स्वर्ग आकर मेरी गद्दी न छीन ले, उसकी तपस्या भंग करने का वो प्रयास करते थे। एक बार बहुत बड़े साधु संत व्यक्ति विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने अपने यहाँ से एक अप्सरा भेजी कि जाओ ऐसा मनमोहक नृत्य करो, ऐसा लुभाओ विश्वामित्र जी को कि तपस्या भंग हो जाए। मेनका नाम की अप्सरा जो है वो आई और विश्वामित्र जी की तपस्या भंग की। रिजल्ट में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। बाद में शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत से हुई, दोनों से भरत नाम का एक बच्चा जन्मा, और भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत नाम का बच्चा बचपन से ही शेर के बच्चों के साथ खेलता था, उनके दांत तक गिन लेता था। तो आप तो जानते हैं भारत का इतिहास इतना ही गौरवपूर्ण है। जिस राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, वह राजा बचपन से ही शेर के बच्चों के बीच में खेला करते थे। तो देवताओं के राजा इंद्र जो है दूसरों के डेवलपमेंट से जलते थे, और वही देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी सेना लेकर के एक जगह पर आक्रमण किया जहां बड़े बड़े शहर थे, बहुत डेवलपमेंट हुआ करता था, और उस शहर को ध्वस्त कर डाला, डेवलपमेंट को खत्म कर डाला। और जिस जगह पर डेवलपमेंट को खत्म किया उस जगह का नाम था हरियूपिया। तो इतिहासकारों को लगा जैसा डेवलपमेंट ऋग्वेद में लिखा गया है वो तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था, तो क्या पता देवराज इंद्र ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया हो। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का 5वां नाम रखा गया हरियूपिया सिविलाइजेशन, हरियूपिया की सभ्यता, ऐसा नाम ऋग्वेद में है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चला। अभी तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा इस सभ्यता के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से बातें आगे बढ़ी। पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, हेडिंग डालिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। इसमें लिखना पीरियड, टाइम लिखना 3250 BC, 3250 ईसा पूर्व से 2750 BC, 2750 ईसा पूर्व। डैश करके लिखना बाई जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के द्वारा, ऐसा जॉन मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट लाइन में लिखना 2000 तब पीरियड में ही 2350 BC टू 1750 BC, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व।
यही ज़्यादा फेमस है, यही सर्वमान्य है, यही सर्वमान्य है। इसी को अंडरलाइन करिए, इसी समय को मान करके हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालिए डिस्कवरी, खोज। खोज और खोज में लिखना 1826 AD मिशन वेंट टू हड़प्पा। 1826 ईस्वी में मिशन हड़प्पा गए। 1826 ईस्वी में मिशन हड़प्पा गए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए 1856 AD 1856 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम वेंट टू हड़प्पा। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा गए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए अलग से 1921 AD एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन डैश करके बाई दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया। 1922 AD नेक्स्ट लाइन में 1922 ईस्वी 1922 AD एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन बाई राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने किया। नेक्स्ट लाइन में लिखना एट दैट टाइम जॉन मार्शल वाज हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उस समय जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट लाइन में लिखना नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का नाम। डैश करके लिखना नेक्स्ट लाइन से फर्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता। सेकेंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्यकालीन सभ्यता। फोर्थ है मेलुहा सिविलाइजेशन, मेलुहा की सभ्यता। फिफ्थ है, अच्छा मेलुहा सिविलाइजेशन के सामने ब्रैकेट में लिख लेना इन सुमेरियन आर्टिकल, सुमेरिया के लेख में। फिफ्थ नेम लिखना पांचवा नाम हरयूपिया सिविलाइजेशन, हरयूपिया की सभ्यता। ब्रैकेट में इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना प्लेस, कंट्री ऑब्लिक स्टेट, फिर रिवर, ईयर और डिस्कवर्ड बाई। 5 बातें लिखनी है। स्थान, देश या प्रांत, नदी, वर्ष और खोजकर्ता। अब लिखते जाइए हड़प्पा, स्थान के नीचे हड़प्पा। देश और प्रांत में लिखना है पाकिस्तान, ब्रैकेट में पंजाब। नदी में रावी। वर्ष है 1921 ईस्वी 1921 AD। डिस्कवर्ड बाई है दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। फिर लिखना मोहनजोदाड़ो।
पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी 1922 ईस्वी राखाल दास बनर्जी। डाबरकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में झौब नदी 1922 ईस्वी स्टाइन। स्थान है सुतका गेंडोर। देश या प्रांत है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। नदी है दास्क। वर्ष है 1927 ईस्वी। खोजकर्ता स्टाइन। सोतका कोह पाकिस्तान का बलूचिस्तान। नदी है सादिकौर। वर्ष है 1928 ईस्वी और खोजकर्ता है जारदेल्स। प्लेस है आमरी। देश प्रांत है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। नदी है सिंधु। वर्ष 1929 ईस्वी। खोजकर्ता NG मजूमदार। जगह है अली मुराद। ऐसा लिखते जाइएगा, आप लिख लेना है अली मुराद। देश या प्रांत पाकिस्तान का सिंध प्रांत। नदी सिंधु। वर्ष 1930। खोजकर्ता KM कजाक। जगह चन्हुदड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत। नदी सिंधु। वर्ष 1931 ईस्वी। खोजकर्ता NG मजूमदार। जगह है रंगपुर भारत का गुजरात राज्य या प्रांत। नदी है भादर। वर्ष 1921 ईस्वी। खोजकर्ता MS वत्स। स्थान है रोपड़। जगह ये राज्य और देश और प्रांत है भारत का पंजाब प्रांत या पंजाब राज्य। नदी है सतलज। वर्ष 1950 ईस्वी। खोजकर्ता BB लाल। पूछा गया है कई बार। जगह है कालीबंगा भारत के राजस्थान में। नदी घग्गर। वर्ष 1953 ईस्वी। खोजकर्ता अमलानंद घोष। जगह है लोथल भारत के गुजरात में। नदी भोगवा। 1954 ईस्वी। SR राव। ये भी कई बार पूछा गया है। स्थान है आलमगीरपुर भारत के उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी के किनारे। 1958 ईस्वी। खोजकर्ता भारत सेवक समाज। प्लेस है धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य में। नदी है मानहर। वर्ष 1967 ईस्वी। खोजकर्ता JP जोशी। अब आप लोग के पास होता है स्पीडोमीटर, अपने हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आप स्लो फास्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। धौलावीरा भारत के गुजरात में। मानहर नदी 1967 JP जोशी। बनावली है भारत के हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे। वर्ष 1973 ईस्वी। खोजकर्ता RS विष्ट। मांडा प्लेस है भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। 1982 ईस्वी में खोजा गया। JP जोशी और मधुबाला द्वारा खोजा गया। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, ये कुछ बातें मैं यहाँ पर बताया। हाँ, याद रखना बहुत डिटेल से मैं एंशिएंट हिस्ट्री कराऊंगा तो सारा डिटेल से। तो अब तक मेरे पुराने छात्र जिन्होंने प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा है, या मैं क्लास में आवश्यकता अनुसार ही पढ़ा पाया, बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा पाया, और अभी प्राचीन इतिहास का महत्व एग्जाम में बढ़ रहा है, तो जो लोग पढ़ रहे हों इस बैच में वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग इस बैच में नहीं हैं आप उनको भी बताइएगा, उनको भी जोड़िए। एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ लें अगर इस बैच में, तो बहुत डिटेल से, तो समझिए थोड़ा सा भला हो जाएगा उनका भी। मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। अब घबराना मत, इतना भी डिटेल से नहीं होगा कि आपकी आवश्यकता से कहीं ज़्यादा मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टीचर होने के नाते और काफ़ी अनुभवी टीचर होने के नाते मैं वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, वरना ये प्राचीन इतिहास है। आप कहिए तो मैं 100 घंटे तक पढ़ाता रहूं और ख़त्म ही नहीं होगा सिलेबस इसका, तो उतना तो ना तो मेरे पढ़ाने का मतलब है ना आपके पढ़ने का। आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का है। हाँ, स्टेट PCS और UPSC की दृष्टि से तो डिटेल से बताऊंगा मैं। अगर SSC के लिए, रेलवे या पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें नहीं होंगी, मैं उसको भी आपको बताता जाऊंगा कि ये नहीं पढ़ेंगे SSC वाले। और बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को छोड़ना है, जो SSC या ऐसे छोटे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी UPSC स्टेट PCS वालों के लिए तो सारा महत्वपूर्ण है। CDS CAPF वालों से तो ऐसा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछो ही मत, तो उनके लिए तो सारा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग स्वयं लाभ ले रहे हैं, अपने दोस्तों को, पुराने सहपाठियों को, क्लासमेट जो आपके हैं उनको भी परिचित कराएं, और वो लोग भी पढ़ें, तो जाहिर सी बात है कि भला ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि अपना तो भला आप कर रहे हैं, औरों का भी भला करिए। और अगर मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके भले को
किसी प्रकार से हानि पहुंचा रहा हो तो मुझे बताना, मैं उसे सुधार लूँगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कहने का आशय मात्र इतना है कि अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर सर को और डिटेल से पढ़ाना चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और डिटेल से पढ़ाऊँगा। वैसे घबराना मत, पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत डिटेल से। जो बता रहा हूँ बीच बीच में और भी लेक्चर लिया करूँगा, यूट्यूब पे जा करके देखो, बहुत सारे लेक्चर मेरे ऐसे पढ़े हुए भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, शिवाजी के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में अभी जल्दी में ही डाला था, मॉडर्न हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक, और ऐसे वीडियो जहाँ जहाँ बहुत डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत होती है मैं बीच बीच में यूट्यूब पर फ्री लेके आता रहूँगा। वो ऐप पर भी पड़ा होगा, पेड बैच में भी, और यूट्यूब पर भी फ्री में डाला करूँगा मैं, तो आप लोग उससे लाभान्वित होते रहिएगा। बस इतना ही चाहिए कि सिलेक्शन के बाद एक धन्यवाद दे दीजिएगा मुझे भी दिल से कि हाँ सर ने मेहनत की। बाकी कुछ नहीं, नहीं भी देंगे तो आप लोग सेलेक्ट होंगे मेहनत करके, यही समझिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।